नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। देखना, आज की क्लास में मैं आपके लिए जो वैदिक पीरियड हिस्ट्री वाला टॉपिक चल रहा है, वैदिक पीरियड वाला, उस वैदिक पीरियड वाले टॉपिक को ही आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करेंगे कि उसमें आज ज्यादा से ज्यादा कुछ हो जाए। देखो दोस्तों, हिस्ट्री के पार्ट में मैं अब तक आपके लिए ये शायद 12वां या 13वां पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जो भी पार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पृथ्वी का भूगर्भिक काल, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता और 3-4 पार्ट आपको वैदिक सभ्यता के अंदर में दे चुका हूं। तो इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले कि आप लोग सभी जो भी जुड़े हुए हो दोस्त नए, वो सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो और वीडियो शेयर जरूर किया करो, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको सीक्वेंस से आप देख भी पा रहे होंगे, जो कंटिन्यू देख पा रहे हैं और समझ में भी आ रही होंगी। जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है सारी चीजों को देखते हुए, मैं उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाता हूं फिर से। तो देखो, ये लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बात कहां से की थी। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने शुरू किया था आपके लिए लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सबसे पहले तो हमने लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये जाना था कि उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, वो किस किस तरीके से जो आर्य थे भारत में आगे बढ़ते गए और कहां पर किसकी स्थापना होनी शुरू हुई। और उसी के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि यजुर्वेद की जो रचना हुई है वो कहां पर हुई थी, यजुर्वेद की रचना, और यजुर्वेद में क्या क्या दिया हुआ है। गद्य पद्य के अलावा भी उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी। जो भी दोस्त आज नए जुड़े हैं वो इससे पहले वाला पार्ट देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा और भी अच्छे से समझ में आएगा। पीसीएस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला एग्जाम है आईएएस और पीसीएस का, उन दोनों के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। आज के टॉपिक में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे बचे हुए सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे, और जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की यहाँ पर बात हो सकती है उसकी भी यहाँ पर बात की जाएगी। तो देखना, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊं मैं, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सामवेद की, ठीक है। एक एक करके सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। ये हम जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हम उत्तर वैदिक काल के अंदर पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के अंदर यजुर्वेद हमने पढ़ा दिया है, क्रम से मैं वेद पढ़ा रहा हूं। ऋग्वेद पढ़ा दिया है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। सामवेद की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है साम, और इस साम वर्ड का मतलब होता है गान। क्या मतलब होता है? गान, मतलब गाना, एक तरीके से ये कह सकते हो। तो यहां पर जो सामवेद का मतलब है वो गान से है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सामवेद के अंदर संकलित ग्रंथ हैं, संकलित मंत्र हैं, ऋचाएं जो भी हैं, उन संकलित मंत्र की स्तुति देवताओं के लिए की जाती थी। इन संकलित मंत्रों के लिए किसकी? देवताओं की इससे स्तुति की जाती थी। देवताओं की स्तुति की जाती थी, मतलब देवताओं के लिए ये मंत्र गाए जाते थे। सामवेद के अंदर जो मंत्र हैं उनको किसके लिए गाया जाता था? देवताओं के लिए गाया जाता था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं। कितनी है? 1875 ऋचाएं हैं। इन 1875 ऋचाओं में सिर्फ 75 ऋचाएं ही ऐसी हैं जो मूल रूप से सामवेद की हैं। देखो, इस पॉइंट को अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि 1875 जो ऋचाएं हैं, इनमें से सिर्फ 75 ऋचा ही ऐसी हैं जो सामवेद की हैं, और बाकी जितनी भी बची हुई ऋचाएं हैं 1800 के करीब, वो सबके सब सामवेद में कहां से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। मतलब ऋग्वेद की ऋचाओं को उठाकर किस में डाला गया है? सामवेद में डाला गया है। मतलब ये कह सकते हो कि सामवेद पूर्ण रूप से एक अलग से वेद नहीं बना हुआ है, कुछ ऋचाओं का यूज वहां से किया गया है। काफी सारी चीजें ऋग्वेद की इसमें डाली गई हैं। तो एक बात आपको यहां पर यह भी क्लियर हो गई होगी साथ के साथ कि सामवेद किस में लिखा हुआ होगा? फिर पद्य में लिखा हुआ होगा, क्योंकि ऋग्वेद भी किस में लिखा हुआ है? पद्य में ही रखा हुआ है। और ऋग्वेद की ज्यादातर चीजें किस में आ गई है? सामवेद में। तो ये भी किस में लिखा हुआ है? पद्य में लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है ये वाली बात? ठीक है, समझ में आ रही है कि 1875 ऋचाएं हैं और इसमें से ज्यादातर ऋचाएं 75 को छोड़कर सब ऋचाएं कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है।
दूसरी बात ये होगी कि इन ऋचाओं को, ये जो ऋचाएं इसके अंदर दी गई हैं, ऋचाएं, इन ऋचाओं को सोम यज्ञ के समय, सोम यज्ञ के समय उद्गाता के द्वारा सुनाया जाता था। उद्गाता मतलब इनको सुनाने वाला क्या होता था, उद्गाता उसको बोलते थे। वर्ड याद कर लेना। इन ऋचाओं को किसके समय, सोम यज्ञ के समय, यज्ञ होता था सोम यज्ञ, उसके समय किसके द्वारा, उद्गाता के द्वारा इनको सुनाया जाता था। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामवेद की दोस्तों 3 मूल शाखाएं हैं, 3 भागों में बांटा गया है। एक शाखा का नाम है कोथुनीय, तीनों के नाम याद रखने। नंबर दूसरा है जैमिनीय, जैमिनीय, और नंबर तीसरा है राणानीय, राणानीय। इसकी 3 मूल शाखा है, ठीक है, किसकी, सामवेद की 3 शाखा है, कोथुनीय है, जैमिनीय है और राणानीय है। अब देखोगे सामवेद के जो देवता रहे हैं, सामवेद के जो मुख्य देवता रहे हैं वो रहे हैं सविता। कौन से देवता रहे हैं, सविता। अब सविता देवता, या इनको हम और क्या बोल सकते हैं, सूर्य देवता भी इसको हम बोल सकते हैं कि सामवेद के मुख्य देवता कौन रहे हैं, सविता देवता या सूर्य देवता रहे हैं। और इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर दोस्तों कि सामवेद के अंदर देखो संगीत के इतिहास में, संगीत के इतिहास में सामवेद का भारतीय संगीत पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। आप यहां पर यह कह सकते हो कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति ही कहां से होती है, सामवेद से होती है। भारतीय संगीत मूल रूप से, जिसे हम शास्त्रीय संगीत भी कह सकते हैं, मूल रूप से कहां से लिया गया है, सामवेद से ही लिया गया है। मतलब आप देखोगे संगीत का जो मूल वर्ड्स होते हैं सा रे गा मा पा, सही ना, वो कहां से लिए गए हैं, सामवेद से ही लिए गए हैं। तो सामवेद को इसके रूप में बहुत ज्यादा माना जाता है, मतलब संगीत की उत्पत्ति के लिए हम जानते हैं। देखो हम जो पढ़ते हैं ना, सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं कि यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा हुआ है, सामवेद संगीत के लिए है, अथर्ववेद औषधि के लिए, बस इतना पढ़ के हम छोड़ देते हैं। वास्तव में स्टूडेंट सही में मानो क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बाहर आते हैं, क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बाहर आते हैं। ये एक 2-2 वर्ड में ये चीजें नहीं खत्म होती हैं। अभी देखो मैंने कितनी सारी बातें आपको बता दी और है भी अभी इसके अंदर। अब बात करोगे कि सामवेद के जो दृष्टा थे, प्रथम दृष्टा, ठीक है, सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो थे वेद व्यास के शिष्य। कौन थे, वेद व्यास के शिष्य, और इनका नाम क्या था, जैमिनी था। क्या नाम था, जैमिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी थे। लिख लेना इस पॉइंट को भी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्या है कि सामवेद के अंदर दोस्तों देखोगे 99 मंत्र ही ऐसे हैं जो सामवेद के अपने हैं। मतलब सामवेद में मूल जो मंत्र है ना 99, वो सिर्फ सामवेद के हैं। बाकी जितने बचे हुए मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से। वैसे ही ऋचाएं किससे ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। तो सामवेद का बहुत बड़ा पार्ट हमने किससे लिया है, ऋग्वेद से। सिर्फ 99 मंत्र ही कहां से लिए गए हैं, सामवेद के इसमें अपने हैं। और इसके अलावा और क्या है, देखोगे सामवेद को संगीत से इसलिए जोड़ा जाता है, संगीत का इसलिए इसमें मूल भाव बोला जाता है कि इसमें संगीत की एक निश्चित पद्धति है, या संगीत का एक निश्चित मंत्रों का एक क्रमबद्ध तरीका है। इसलिए सामवेद को हम संगीत का वेद भी कहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहां पर आपके लिए ये रहने वाला है कि सामवेद किससे किससे रिलेटेड है। इसके अलावा और क्या होता है कि सामवेद के जो उद्गाता थे, उद्गाता मैंने किसको बोला है, जो मंत्रों ऋचाओं को गाने वाले होते थे, ऋचाओं को सुनाने वाले होते थे, उनको सही रूप में सामग कहा जाता था। क्या बोला जाता था, सामग बोला जाता था। जो उद्गाता होते, उद्गाता का मतलब होता है दोस्तों, उद्गाता का मतलब होता है वेदों को सुनाने वाला, वेदों को सुनाने वाले को उद्गाता। अब इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए, जैसे ऋग्वेद में जाओगे तो होत या होता बोला गया है, यहां पर आओगे तो सामग बोला गया है। तो जगह जगह पर अलग अलग वर्ड्स इसके लिए यूज किए गए हैं। तो यहां पर क्या बोलते थे, सामग इसको बोलते थे, ठीक है ना। इन्होंने मूल रूप से संगीत को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे उदात है, अनुदात है, इस तरीके से इन्होंने इसको बोला है।
अब देखोगे सामवेद के अंदर कुछ वाद्य यंत्रों का भी यूज किया गया है, यहाँ वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया गया है। अब ये वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, कुछ के नाम हम याद कर लेते हैं। इसमें देखोगे एक है वीणा। अब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, आपके में किसी भी एग्जाम्स में आ जाता है कि बताइए सबसे पहला वाद्य यंत्र कौन सा था, तो आंसर क्या होगा, वीणा होगा। क्या होगा, वीणा। इसके अलावा कौन सा है, कन्नड़। कौन सा है, कन्नड़। इसके अलावा कौन सा है, करकरी। कौन सा है, करकरी। इसके अलावा कौन सा है, दुंदुर्वी। दुंदुर्वी, ठीक है। इसके बाद अलावा कौन सा, नादी। ठीक है, दुंदुर्वी है, नादी है। इस तरीके के कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें बताया गया है, सामवेद के अंदर बताया गया है। तो सामवेद से रिलेटेड मुझे लगता है मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई हैं, जो शायद ही आपने कभी पढ़ी होंगी। इन सारी चीजों को अच्छे से नोट करोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे और ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सामवेद की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कितनी ऋचाएं हैं, कितने मंत्र उसके अपने हैं, कितनी ऋचाएं उसकी अपनी हैं, कितने भावों में तोड़ा गया है, कौन सबसे पहले दृष्टा था इसका, ठीक है, कौन इसका मुख्य देवता है, संगीत के रूप में किसको जाना जाता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा थोड़ा समझने के लिए। आगे मैं बताता हूं दूसरे पॉइंट में आपको अथर्ववेद के बारे में कर दूं रफ। अब देखो दोस्तों, बात आती है अथर्ववेद की। अथर्ववेद की बात करें दोस्तों, तो देखो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो सबसे लास्ट में आया है। अथर्ववेद, देखो ये कैसे आया, सबसे लास्ट का इसको वेद कहा जाता है। इसकी भाषा को देखते हुए इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, उसको देखते हुए इसे सबसे अंतिम वेद माना गया है। इसे सबसे अंतिम वेद के साथ साथ देखोगे अथर्ववेद के अंदर यज्ञ जो होते थे, इन 3 वेदों में जिस तरीके से यज्ञ की बात कही गई है, अथर्ववेद के अंदर यज्ञों को थोड़ा सा अनदेखा कर दिया गया है। अथर्ववेद में यज्ञों के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए पुरोहित इसको प्रॉपर रूप से वेद नहीं मानते थे शुरू में, ठीक है, इसको शामिल नहीं करते थे, मतलब इसकी तुलना उन 3 के बराबर नहीं करते थे, उससे इसको कम मानते थे। ये तो बाद में धीरे धीरे इसको इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। पुरोहित नहीं मानते थे कि ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि अथर्ववेद को जो लिखने वाले ऋषि थे उनका नाम था अथर्वा, ठीक है, अथर्वा और आंगिरस। क्या नाम था, अथर्वा और आंगिरस। ये 2 ऋषियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने अथर्ववेद को लिखा है। एक तो अथर्वा ऋषि मिलते हैं और एक दूसरे कौन से मिलते हैं, आंगिरस मिलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि अथर्ववेद को इसके अलावा भी और कई नामों से जाना जाता है। जैसे एक तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अथर्व, एक नाम क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो ही जाएगा, ठीक है। एक नाम क्या हो जाएगा, या अथर्व गीण हो जाता है, इन दोनों को मिला लेते हैं तो इस तरीके से नाम है। एक हो जाता है ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव नाम हो जाता है। एक हो जाता है महीदेव, और एक नाम होता है इसका दोस्तों जिसे बोलते हैं भेषजय। ये कुछ नाम है अथर्ववेद के जो आपको याद रखने हैं। देखोगे ये है अथर्ववेद, तो बोलते ही है इसको, या अथर्वांगिरस भी बोल सकते हैं इसको हम। अथर्वांगिरस पूरे को मिला लोगे तो इन्हीं के नाम से इसका नाम है, अथर्वांगिरस भी बोल सकते हैं, ब्रह्मदेव बोलते हैं, महीदेव बोलते हैं और भेषजय भी बोलते हैं। देखोगे अथर्ववेद के अंदर 20 तो कांड का जिक्र किया गया है। कितने कांड की बात की गई है कि 20 तरीके से तो कांड होते थे, ठीक है। 730 इसमें मंत्र की बात कही गई है कि मंत्र कितने थे टोटल, 730 मंत्र की इसमें बात कही गई है। और 5987 सूक्तों की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है, सूक्तों की बात इसमें की गई है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर अथर्ववेद के बारे में भी रखनी है कि कितने कांड हैं, कितने मंत्र हैं और कितने सूक्त हैं। इसके अलावा अथर्ववेद में दिया क्या क्या है, एक तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में दिया है, ब्रह्मा का जो ज्ञान होता था उसके बारे में दिया, ब्रह्म ज्ञान कैसे लो गया। एक इसमें औषधि के बारे में दिया हुआ है, औषधि के बारे में दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
और इसमें रोगों के निवारण के बारे में दिया है, रोगों के निवारण के बारे में दिया हुआ है। और इसमें तंत्र मंत्र के बारे में दिया हुआ है, तंत्र मंत्र के बारे में दिया हुआ है। और इसमें जादू टोना के बारे में दिया हुआ है, जादू टोना के बारे में। और ये लोग मरने के बाद की जिंदगी में विश्वास करते थे, मरने के बाद की जिंदगी, ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। मतलब तंत्र मंत्र जादू टोना जो चला है वो भी वहीं से चला है। इन सारी चीजों में इसका वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद के बारे में इतनी नॉलेज आपको रखनी बहुत जरूरी है कि अथर्ववेद में, ठीक है ना, किसने लिखा है अथर्ववेद को, ठीक, कौन कौन इनके नाम है, इसमें कितने कांड हैं, कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, ठीक है। यज्ञों का इसमें वर्णन है या नहीं है, तो नहीं है, इसलिए इसको बहुत बाद का वेद माना है। इसकी भाषा के आधार पर इसे 1000 ईसा पूर्व के बाद का वेद ही माना जाता है। समझ में आ रही है बात? तो मैंने आपको चारों वेदों की तो बात बता दी। ऋग्वेद की बात कर ली, सामवेद की बात कर ली, यजुर्वेद की बात कर ली और अथर्ववेद। ये तो वेद का एक कॉन्सेप्ट हो गया अलग। और मैंने ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वेद की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की भी बात कर ली। अब देखोगे उत्तर वैदिक काल में बसती हैं इनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था है। तो एक टॉपिक यहां से और स्टार्ट करता हूं मैं आज, उनकी भी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। देखोगे दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम यहां पर ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था की। ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था की यहां पर बात करें तो देखोगे ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर जो मेन आधार था यहां पर वो था राजतंत्र, मतलब राजा का तंत्र ही यहां पर चलता था। अथर्ववेद के अंदर जो मेन आधार था वो था राजतंत्र। अब कहीं कहीं पर गणराज्य के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। कहां किसके मिलते हैं? रिपब्लिक जिसको बोलते हैं हम, गणराज्य के भी प्रमाण कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन यहां पर क्या मिलता है दोस्तों? मेन मिलता है आपको राजतंत्र के बारे में मिलता है। और जो राजा शब्द है ना, सबसे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राजा की शब्द है, जो राजा वर्ड है, वो सबसे पहले कौन से ब्राह्मण में बात की गई है? तो इसका ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले जिक्र किया गया है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले जिक्र किया गया है। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि यहां पर जो शासन का अधिकार था वो था क्या? राजतंत्र था। ये बात समझ में आ रही है सबकी? ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर किसके भी प्रमाण मिले हैं? गणराज्य के प्रमाण भी मिले हैं कहीं कहीं पर, लेकिन मेन क्या था? राजतंत्र था। और जो राजा जो शब्द है वो कौन से ब्राह्मण में मिलता है? सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका सबसे पहले जिक्र मिलता है। और देखो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में क्या चेंज आता है? जो राजा की उपाधि थी, राजा का जो पद था, उसके और अधिकार बढ़ जाते हैं। राजा का जो पद था ऋग्वैदिक काल से आते आते उत्तर वैदिक काल में राजा के पद के अधिकार बढ़ जाते हैं। जब राजा के पद के अधिकार बनते हैं तो राजा को यहाँ पर उपाधियां मिलनी चालू हो जाती हैं। जैसे अधिराज की उपाधि मिलती है, अधिराज, राजधिराज, राजधिराज और एकराट, इस तरीके की कुछ उपाधियां राजा को मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके की उपाधियां राजा को राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में मिलनी शुरू हो जाएंगी। और देखो ये जो राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र शब्द है, इसका भी सबसे पहले वर्णन कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इससे पहले राष्ट्र शब्द का वर्णन कहीं नहीं देखने को मिला है पूरे वेदों में। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का यहां पर वर्णन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर इस तरीके का कुछ अनुमान लगाया जाता है कि शुरुआत में तो ये राजा होता था, वो जनता के द्वारा क्या होता था? जनता के द्वारा इसका चुनाव होता था। ठीक है, बाद में ये फिर जनता के जनप्रतिनिधि, फिर किसके द्वारा? जनप्रतिनिधि के द्वारा चुनाव होने लगा। जनप्रतिनिधि के द्वारा इसका चुनाव होने लगा और फिर बाद में जाकर लास्ट में राजा कैसा हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि राजा का पहले क्या था कि भाई राजा को जनता चुनती थी। जैसे अभी हम प्रधानमंत्री का चुनाव होता है
प्रधानमंत्री पद के लिए या फिर सांसद के लिए, स्पेशली हम बोले लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन में यही तो होता है कि लोकसभा के इलेक्शन में वोट हम ही तो करते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। एक सेकंड में माइक को चेक कर लूं। तो मैं देखना यही बता रहा हूं आपके लिए कि यहां पर उत्तर वैदिक काल में जो राजा था, पहले जनता के द्वारा, फिर जनप्रतिनिधि, मतलब जो हमारे द्वारा जनप्रतिनिधि चुनाव आया, फिर उसके द्वारा राजा का चुनाव होना। जैसे प्रधानमंत्री की अगर बात करोगे तो वो क्या होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है। भाई देखोगे, हम सांसद को चुनते हैं और वो सांसद मिलकर अपने मुखिया को चुनते हैं, ऐसी तो होता है हमारे यहाँ भी, ठीक है। फिर बाद में क्या हो गया, वंशानुगत हो गया कि भाई जो राजा है उसी के परिवार में से किसी को आगे चलकर राजा बना दिया जाएगा। तो ऐसे करके व्यवस्था आने लगी। अब देखोगे क्या होता था कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था राजा का, तो उस राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था, ठीक है। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था राजा के राज्याभिषेक के समय। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे यज्ञों के बारे में जानना, यहां पर अभी बात करेंगे कौन सा यज्ञ किससे संबंधित है। अब राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है कि भाई राजा का राज्याभिषेक होता था, उसके लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। और क्या था कि यहां पर राजा अपने राज्याभिषेक के समय जो रत्निन होते थे, रत्नी जिसको मैंने बोला है पहले भी, उनसे हवि प्रदान करता था। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सबसे पहले तो रत्निन कौन होते थे और कितने होते थे, एक क्वेश्चन ये आ जाता है। रत्निन की संख्या 12 होती थी। ये एक तरीके से जो राजा होता था उसका मंत्रिपरिषद होता था, उसे रत्निन बोलते थे। अब हवि क्या थी इसके अंदर, हवि प्रदान करता था राजा रत्निन के घर जा जाकर उनसे सहयोग और समर्थन प्राप्त करता था, और इसी को क्या बोला गया है, हवि बोला गया है। क्या बोला गया है, हवि बोला गया है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, क्लियर हो रही है। इसके अलावा और क्या था, देखो राजा का राज्याभिषेक पुरोहित करता था। कौन करता था, पुरोहित करता था। और जो राजा का राज्याभिषेक पुरोहित करता था वो किससे करता था, 100 छिद्र वाले सोने के पात्र से करता था, सोने के पात्र से करता था। राजा का राज्याभिषेक पुरोहित करता था और किससे होता था, 100 छिद्र वाले सोने के पात्र से किया जाता था। 17 प्रकार के जल का प्रयोग इसमें किया जाता, 17 प्रकार के जल का प्रयोग, 17 प्रकार के जल का प्रयोग राजा के राज्याभिषेक में किया जाता था। 17 प्रकार का जल प्रयोग किया जाता था। अब बात यहां पर ये आती है दोस्तों कि बताइए रत्निन कौन कौन से होते, तो इसकी रत्निन की यहां पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि रत्निन कौन कौन से थे। 12 रत्निन की मैं बात करूंगा, सभी दोस्त इन रत्निन को नोट कर लोगे। तो देखो इसमें सब, ठीक है। दूसरा जो होता था इसको बोलते थे पुरोहित, पुरोहित बोले तो पंडित। तीसरा जो होता था इसको बोलते थे युवराज। चौथा जो होता था दोस्तों इसको बोलते थे महिषी। क्या बोलते थे, महिषी। पांचवा जो होता था दोस्तों इसको बोलते थे सूत, ठीक है ना, या इसको बोलते थे राजा का सारथी, राजा का सारथी। ये आपको समझ में आ जाएगा सिंपल लैंग्वेज में। छठा जो होता था इसको बोलते थे ग्रामीणी, ठीक है ना। सातवां जो होता था इसको बोलते थे छता, और छता को बोलते थे प्रतिहारी। आठवां जो होता था इसको बोलते थे संग्रहिता, संग्रहिता होता था कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। नौवां जो होता था दोस्तों इसको बोलते थे, नौवे को भागदुध, और ये कर संग्रहता होता था, संग्रहित करने वाला, कर संग्रहित करने वाला, कर संग्रहिता भी बोल देते थे इसमें, ठीक है। 10वां जो होता था दोस्तों, 10वें को बोला जाता था अछवाए, और ये लेखा जोखा रखता था। अछवाए जो अधिकारी होता था ये लेखा जोखा रखता था। 11वां होता था इसको गोवीकर्ता बोलते थे, गोवीकर्ता, और ये जंगल का अधिकारी होता था, जंगल का अधिकारी। और इसमें 12वां जो होता था लास्ट, इसको पालागल बोलते थे, पालागल, पागल मत बोल देना कोई, पालागल। और इसका मतलब होता था ये राजकीय संदेश,
राजकीय संदेश राजा के पास लाता था और ले जाता था। देखो समझ लो भाई, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो 12 रत्निन का जिक्र किया गया है उन 12 रत्निन में कौन कौन थे? एक था सेनानी, ठीक है, सेना का प्रमुख, पुरोहित, पंडित, युवराज, ठीक है, महिषी, सूत, राजा का सारथी, ग्रामीणी मतलब ग्राम का अधिकारी, छता, प्रतिहारी, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रह करने वाला, अछुआय, लेखा जोखा रखने वाला, गोवीकर्ता, जंगल का प्रमुख अधिकारी, और 12वां पालागल, राजकीय संदेश लाने और ले जाने वाला। समझ में आ रही है यहां तक बात? ठीक है, तो 12 रत्निन का नाम लिया गया है। रत्निन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ रत्निन पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखना कि हमने सिर्फ 12 रत्निन थे, इससे काम नहीं चलेगा। 12 कौन कौन थे इससे भी काम चलेगा। ठीक, आगे देखोगे इसमें कि यहां पर ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक काल में जो कर की व्यवस्था थी वो नियमित थी। कर की नियमित व्यवस्था थी। कर की व्यवस्था कैसी थी? नियमित थी। और यहां पर शतपथ ब्राह्मण के अंदर, शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक वर्ड दिया है, शतपथ ब्राह्मण में एक वर्ड दिया है बलिकृत। बलिकृत, और इसका मीन्स ये कहा जाता है कि कर का जो बोझ होता था, वैसे तो नियमित व्यवस्था थी लेकिन कर का जो बोझ होता था वो वैश्य परिवार के ऊपर होता था, वैश्य समुदाय के ऊपर होता था। वैश्य समुदाय ही कर देता था, जो व्यापारी वर्ग होता था वही क्या देता था? कर देता था। और क्या दिया गया है कि यहां पर कर के रूप में जो भी इनकम थी उसका 16वां भाग लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 100 रुपए कमा रहे हो आप, वैसे तो पैसे का प्रचलन नहीं था लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 16 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए कमा रहे हो तो 16 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 16वां भाग। और कर के रूप में आप अनाज भी दे सकते थे और पशु भी दे सकते थे, ये कर के रूप में यहां पर चलता था। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये याद रखना है आपको कि ऋग्वैदिक काल में आते आते जो आपकी सभा और समिति थी, सभा और समिति, मैं पीछे भी पढ़ाया हूं आपको, पीछे लेक्चर देखोगे सब समझ में आएगा। सभा और समिति थी ये धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं, इनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब यहां आते आते समिति में क्या परिवर्तन होता है, तो सभा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सभा में क्या होता है, ये एक ग्राम संस्था थी। सभा जो थी ये ग्राम संस्था थी। गांव से रिलेटेड जितने भी निपटारे होते थे वो कौन करती थी? सभा करती थी। और ये भी दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मण के अंदर कि इस सभा के अंदर राजा भी उपस्थित होता था। कौन होता था? राजा भी उपस्थित होता था। उत्तर वैदिक काल के अंदर ये भी कहा गया है वेदों के अंदर कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कही जाती हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों विधत का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। जो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा जिक्र जिसका आया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विधत का कहीं भी कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है। तो सभा से रिलेटेड इतने पॉइंट आपको याद रखने। जबकि समिति के बारे में बात करोगे तो ये जनसभा कही जाती थी, समिति को जन संस्था कहते थे। मतलब यहां पर जो फैसले होते थे वो वाद विवाद के बाद फैसले होते थे। पहले काफी वाद विवाद होता था, उसके बाद फैसले पर पहुंचा जाता था, और समिति पर पूरा नियंत्रण किसका होता था? राजा का होता था। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो सभा और समिति थी उनका कंट्रोल धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल से आते आते, जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आते आते सभा समिति कमजोर हो गई थी, और सभा समिति पर ज्यादा कंट्रोल किसका हो गया था? राजा का हो गया था। राजा की मर्जी से ही यहां पर कोई फैसला चलता था। जबकि हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि वहां पर जितने भी फैसले होते थे राजा वो सब जितने भी समुदाय संगठन होते थे उनकी सहमति से लेता था। लेकिन यहां पर राजा क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है। तो देखोगे ये जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है, काफी बड़ा पार्ट मैंने डिस्कस किया है आपसे राजनीतिक व्यवस्था का, और मैं उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे छोड़ना मत, याद कर लेना जितना मैं बता रहा हूं। 2 पार्ट्स और रह गए, इसमें 3 पार्ट्स और रह गए। अगली वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था। उसके बाद पूरा आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और ले लेंगे। चलो यहीं पर मैं वीडियो को आज समाप्त करता हूं। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोग वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।